वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9 टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं सोशल साइंस टीचर सुजीत सर। कैसे हो बच्चों आप लोग? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस समय हम सभी बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपना शहर ही नहीं, अपना देश नहीं, पूरा विश्व एक वैश्विक कोरोना वायरस के बीमारी से गुजर रहा है, महामारी से। ऐसे में बच्चों, आप घर पर सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन क्लासेस पढ़िए, जहां आपको समस्या हो अपने टीचर से संपर्क करिए। बच्चों, आप क्लास 8 पास करके क्लास 9 में प्रवेश लेने जा रहे हैं, बट नेचुरल है कि सोशल साइंस में अभी हिस्ट्री, टुडे आई एम टेकिंग द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अभी तक आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, क्लास 6 में एंशिएंट, 7th में मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 8th में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लास 9th में आने के बाद बच्चों आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से सामना होगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो 18th सेंचुरी की क्रांति है, फ्रांस एक यूरोप का उस समय का बड़ा ही रिच कंट्री है, मोनार्की सिस्टम है, वहां का राजा लुई 16 है। किस प्रकार वहां की व्यवस्था, पॉलिटिकल कंडीशन थी कि उस पॉलिटिकल मोनार्कियल कंडीशन से जनता वहां की ऊब चुकी थी, जनता का जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, और ऊब करके जनता ने सरकार के खिलाफ, वहां के राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया और एक नई व्यवस्था लाने के लिए मजबूर किया। अब परिणाम भी रहा कि राजशाही का अंत होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आगे चल करके रिपब्लिक गवर्नमेंट के रूप में फॉर्मेट होता है, जनता की जीत होती है, राजशाही की हार होती है। ये मेन थीम चैप्टर का यही है, और ये इससे हम क्या सबक ले रहे हैं, दुनिया को क्या मैसेज है इस क्रांति का, आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का इस फ्रांस की क्रांति से ही सबक ली है, बहुत बड़े लेवल पर। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। हालांकि चैप्टर की स्टार्टिंग एकदम एक विद्रोह से है, तो मन उठेगा कि विद्रोह ही एक बैग क्यों हुआ। तो विद्रोह की चिंगारी तो बच्चों बहुत पहले से दबी हुई थी उस फ्यूडल सिस्टम में, उस मोनार्की सिस्टम में, जो फ्रांस अपने समाज का, अपने नागरिकों का, अपने किसानों का शोषण कर रहा था, वह हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि इवेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 वह तारीख है जब बच्चों क्रांति पहली सक्सेस होती है। फ्रांस के पेरिस के नगरों पर जनता एक बैग भीड़ मच गई, और समझ में आया कि सैनिक क्यों घुस आए हैं, संभवतः विद्रोह करने के लिए, आम नागरिकों को परेशान करने के लिए। ऐसी जनता के बीच में भावनाएं आई, और उनको लगा कि राजा क्या कर रहा है। अब जनता घबराई, जनता सरकार से लड़ने के लिए विद्रोह पर आतुर हो गई। एकमात्र रास्ता रहा कि जहां सरकार की ताकत का प्रतीक है बास्टिल, जहां आर्म्स रखे गए हैं, उसको लूट लिया जाए, उस किले पर हमला कर दिया जाए। तो आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी डेट को होता है। द फोर्ट्रेस ऑफ द बास्टिल वाज डिमोलिश्ड, अर्थात बास्टिल के किलों को वहां की जनता 7000 मेल फीमेल की संख्या घुस जाती है, किलों को ढा देती है, वहां से हथियार लूट लेते हैं, मात्र 7 लोग कैदी जो थे उनको छुड़ा लेती है। लेकिन व्हाट हैपेंड, व्हाई एंड हाउ, क्यों हुआ, कैसे हुआ ये घटना चक्र, और इसी को हम क्रम से पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए कि द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एक फ्यूडल सोसाइटी है, पुराने समय से राजशाही के शासन है, सामंती व्यवस्था है बच्चों। लुई 15 के बाद 1774 में बुर्बा फैमिली का एक राजा बनता है जिसकी एज 20 इयर्स है। इस लुई 16 की शादी
ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से होती है। जिस समय ये गद्दी पर बैठा है, अपने को शो कर रहा है कि ट्रेजरी बिल्कुल खाली है, अर्थात खजाना। ही फाउंड द एम्प्टी ऑफ ट्रेजरी, एकदम खजाना रिक्त है, तो उसको पैसे की जरूरत है अपनी सरकार को चलाने के लिए। और एट द टाइम फ्रेंच सोसाइटी का हम गठन देखेंगे, तब हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड 3 ग्रुप्स, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। बच्चों, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी ग्रुप, क्लर्जी अर्थात पादरी वर्ग, जिसमें प्रीस्ट, बिशप, फादर वगैरह आते हैं बच्चों। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, एक कुलीन वर्ग, जिसको फ्यूडल्स, राजशाही, इसमें किंग्स, उसकी जो कैबिनेट कह लीजिए आते हैं। ये दोनों क्लास को प्रिविलेजेस है, एंजॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बाय बर्थ, जन्म से इनको अधिकार है। अर्थात बच्चों, कोई भी राजा के घर जन्म ले लिया तो न उसे कुछ टैक्स देने की जरूरत है, न कुछ काम करने की जरूरत है, खूब एंजॉय करेगा। इन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, इन्हें कोई सोशल वर्क नहीं करना है, इन्हें कोई लेबर वर्क नहीं करना है, ये एंजॉय करते हैं। इनकी पॉपुलेशन मात्र 10% की है और 60% लैंड पर इनका कब्जा है बच्चों, 1-2 नहीं, 60% लैंड पर कब्जा है। जबकि थर्ड स्टेट्स, जिसमें पीजेंट्स हैं, लिबरल्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्टिजन्स हैं, और इसमें टीचर्स, बैंकर्स, इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, इनकी पॉपुलेशन 90% से बच्चों। अब सोचो, लेकिन ये टैक्स पेई ग्रुप है, ये टैक्स पे करते हैं फर्स्ट स्टेट को, थर्ड सेकेंड स्टेट को। ये इंजॉय नहीं कर सकते हैं, ये इनके स्वामी हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एक तरह से थर्ड स्टेट के स्वामी हैं। ये इनकी सेवा भी करते हैं, टैक्स के रूप में दे करके श्रम करते हैं। यहाँ के पीजेंट्स, यहाँ के लेबरर्स उनके घरों में जा करके उनके खेतों में काम करते हैं, उसके बदले इन्हें कुछ नहीं मिलता, मुट्ठी भर अनाज मिल जाए जीने खाने के लिए तो बहुत है। दूसरा बच्चों कि टैक्स के रूप में राजा इनके ऊपर 83 नामक टैक्स लगाता, टैक्स लेविड बाय, सॉरी 83 टैक्स एक धार्मिक टैक्स है, ये चर्च लगाता है। अभी जो मैंने बताया ना, तो क्लर्जी ग्रुप, चर्च भी टैक्स लगाता है। आम पब्लिक से, थर्ड स्टेट से एक भाग धर्म के नाम पर टैक्स पे करना पड़ता है, जिससे कि तुम्हारे जीवन में सुख संपदा आए, ऐसा क्लर्जी ग्रुप को थर्ड स्टेट का कहना था। ये बहुत पुरानी परंपरा फ्यूडल सिस्टम में देखने को पूरे फ्रांस में है। और टैली नामक टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, इट मींस यहाँ गवर्नमेंट, राजा को, फ्रांस की सरकार को यह डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड स्टेट के पीपुल्स को। अब इनके पास इनकम है कि नहीं है, थर्ड स्टेट के पास प्रोडक्शन है कि नहीं है, इनको जबरदस्त मेहनत करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, और राजा टैक्स इनसे वसूल करता है बच्चों। अब यही सारी चीजें आधार बनती है क्रांति का। इसको और आगे हम देखते हैं बच्चों, किस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, आम जनता के इनकम नहीं बढ़ रहे थे। कभी पॉवर्टी के लिए लड़ते हैं तो कभी किसी चीज के लिए लड़ते हैं, जनता सड़क पर उतर करके विद्रोह करने के लिए तैयार हो गई। तो इसके आगे की स्टोरी के लिए हम मिलते हैं सेकेंड वीडियो में बच्चों। थैंक यू।